हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज पे 2013 से लेकर 2022 के बीच में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 2014 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 2013 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? इन मिडाइवल इंडिया द डेजिग्नेशन महत्तर एंड पट्टकिल वर यूज्ड फॉर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। महत्तर और पट्टकिल किसके लिए यूज होते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम मुखिया, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन के लिए महत्तर और पट्टकिल प्रयोग किए जाते थे। महत्तर, अगर आप देखें तो ये वर्ड निकला है महत्तम से, और महत्तम जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या इम्पोर्टेंट। तो विलेज हेडमैन जो कि श्रेष्ठ व्यक्ति होता है विलेज में, और उसी का नाम महत्तर मिडाइवल इंडिया में यूज किया जाता था। पट्टकिल, जिससे आज का वर्ड जो पटेल निकला है, ये भी यूज किया जाता है ग्राम मुखिया के लिए, महत्तर पट्टिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? लाइकेन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेयर रॉक आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर है एल्गे एंड फंजे। एल्गे और फंजे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही लाइकेन कहलाता है। एल्गे और फंजे, इसको शैवाल और कवक भी बोलते हैं। एल्गे ऑटोट्रॉफ होते हैं जनरली, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, भोजन खुद बनाते हैं। फंजी जनरली होते हैं हेटरोट्रॉफ। और एल्गे में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते फंजी में। ये रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को स्टार्च के रूप में, ये फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में। साथ ही ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये जनरली सारे ऑल आर यूकैरियोटिक होते हैं नेचर में। अगर बात करें फंगी की, तो जो मोस्ट कॉमन फंगी होता है लाइकेन के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, वो होता है बेसिडायोमाइसेटिस। जो मोस्ट कॉमन एल्गी इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है वो होता है ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं क्लोरोफाइटा। एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल। लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस ये साचर्य सहजीवी वाला रूप निभाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं फंगी और एल्गे। और ये लाइकेंस जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं जनरली, कलरफुल। और कलरफुल होते हैं किस कारण से? एक एसिड के कारण, जिसका नाम है असनिक एसिड। एक तरह का पिगमेंट होता है। और अगर ये कलरेशन नहीं होता है लाइकेंस के अंदर, तो अदरवाइज इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन या ग्रे। साथ ही बात करें लाइकेंस की, तो ये कहाँ मिलते हैं? हाई एल्पाइन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे आपको, लो सी लेवल्स तक मिल जाएंगे, रूट्स पे, लीव्स पे, पत्तियों पर, या फिर ट्री बार्क्स जिसको कहते हैं, तने पे पेड़ों के। और इनका अगर यूज की बात करें, हम लाइकेन की यूज की बात करें, तो लाइकेन का यूज कई चीजों पे होता है, जैसे हो गया डाई, हो गया मेडिसिन होगी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उनमें। कई जगह इसको क्विजीन के रूप में, फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। साथ ही ये काम करते हैं डिग्रेड करने का, लाइकेन किसको? पोल्यूटेंट्स को। पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करना। और एक साथ ही ये सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति? सल्फर के प्रति, नाइट्रोजन के प्रति। तो एज ए इंडिकेटर स्पीसीज काम करते हैं ये इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी में या कहीं भी लाइकेन कम हो रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रही है उनकी पॉपुलेशन लाइकेन्स की, तो आप समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जगह सल्फर और नाइट्रोजन पॉल्यूशन बढ़ चुका है वहां पर। इसी वजह से ये सेंसिटिव होते हैं सल्फर नाइट्रोजन के, ये तो एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज, you are likely to see which of the following plants naturally growing there: oak, rhododendron,
और सैंडलवुड, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है बांज, बुरुंश, चंदन। इसमें सिंपल सा एक ही केस था कि आप ये देखिए सैंडलवुड जो कि चंदन काफी फेमस है। आपको इतनी जनरल नॉलेज होगी कि चंदन हिमालय के वहां पर नहीं होता, ये हिमालयन फुट हिल्स पे हो सकता है। और जैसे ही आप सैंडलवुड को हटाएंगे इसमें से, यही जानना चाह रहा था एग्जाम में, आंसर निकल के आता है 1 and 2, और यही आंसर है सही। क्योंकि सैंडलवुड की अगर हम बात करें, सैंडलवुड ये एक ट्रॉपिकल डिसिडियस ट्री है, या फिर कह सकते हैं ड्राई डिसिडियस, शुष्क पर्णपाती। और जनरली बात करें सैंडलवुड की, तो सैंडलवुड नेटिव है कहाँ का? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज का ये नेटिव ट्री है। आईयूसीएन कैटेगरी में स्टेटस है वल्नरेबल सैंडलवुड का। और भारत 85% ऑफ भारत में, दुनिया के जो सैंडलवुड ट्री है उसका 85% भारत में ही है। लेकिन अभी समस्या ये चल रही है, इनका डिक्लाइनिंग हो रहा है, डिक्लाइन कर रहे हैं ये बहुत फास्ट रेट में। और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो स्मगलिंग के लिए इनको काटा जाता है, अरोमा के लिए, फर्नीचर के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। 20 मीटर तक इनकी हाइट जाती है, रेडवुड होते हैं, डार्क कलर का इनका बार्क होता है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं साथ में। और जो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कह सकते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वाला जो रीजन है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय और इधर वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अभी हाल ही में भी काफी न्यूज में रहे थे, और उस टाइम भी काफी न्यूज में रहे थे। साथ ही बात करें ओक और रोडोडोंड्रोन की, तो ये दोनों हिमालय में आपको मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, टेम्परेट। और हिमालय के मिडिल एल्टीट्यूड में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उस समय सैंडलवुड को लेकर काफी न्यूज जनरली चली रही थी। जुलाई 2014 की भी न्यूज है, दिसंबर 2013 की भी न्यूज है। सैंडलवुड स्मगलिंग को लेकर भी चल रही थी सैंडलवुड की। और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट 2022 में ये न्यूज में है सैंडलवुड दोबारा से, तो इसको दोबारा से पढ़िएगा ढंग से। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, इस वजह से इस बार दोबारा से ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपोर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, स्टील इंडस्ट्री में जब पोल्यूटेंट्स, जब स्टील का निर्माण होता है तो पोल्यूटेंट्स के रूप में ऑब्वियसली बात है सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 4 डी। स्टील इंडस्ट्री की बात करें हम, स्टील, तो स्टील इंडस्ट्री में पोल्यूटेंट्स के रूप में बहुत सारी चीजें निकलती है। जब आयरन ओर को लेके स्टील बनाया जाता है सबसे पहले, तो उसकी की जाती है कोल ब्लास्टिंग। कोल ब्लास्टिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल ब्लास्टिंग। और कोल ब्लास्टिंग में सल्फर ऑक्साइड्स, साथ ही पीएम मटेरियल, डस्ट पार्टिकल, ये सब निकलते हैं। उसके बाद कोक ओवन में इसको पकाया जाता है, कोक ओवन। और यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो है कोल्टार, बियोसीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर्सेनिक, बेरिलियम, क्रोमियम। उसके बाद ये लिक्विड आयरन के रूप में, लिक्विड आयरन के रूप में आयरन और लिक्विड आयरन बनता है। और फिर इसको ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। और इस प्रोसेस में निकलते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, साथ ही पीएम पार्टिकल्स। और ये लिक्विड आयरन फिर बनता है पिग आयरन, जिसको पिग आयरन या फिर क्रूड आयरन बोला जाता है उसमें। और फाइनली फिर इससे बनता है स्टील। तो हम देख चुके हैं स्टील की इंडस्ट्री में PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब
पोल्यूटेंट के रूप में मुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है चारों होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस कारण से? मार्च 11 2013 की न्यूज है, इमिशंस फ्रॉम कोल प्लांट्स कोजिंग हाई मोर्टेलिटी डिजीज, एक स्टडी हुई थी उसकी वजह से। एक उस समय न्यूज आई थी, बस्ट इज ओवर फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर जनरल न्यूज में रहता ही है, पोल्यूटेंट्स की वजह से भी न्यूज में था। गाजियाबाद में एक स्टील फैक्ट्री पे एनजीटी की तरफ से पोल्यूशन को लेके ही सीन किया गया था। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री बेनी प्रसाद वर्मा हैज सेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैरीज आउट सरप्राइज, सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया था आयरन स्टील प्लांट्स पे, अंडर एनवायरमेंट सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत। और ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर थे, जो स्टील मिनिस्टर थे बेनी प्रसाद वर्मा, उनके द्वारा कहा गया था। 11 मार्च 2013 की न्यूज है। तो स्टील पोल्यूशन को लेके काफी ज्यादा न्यूज अखबार में थी कंटिन्यूअसली, पूरे एक साल 1.5 साल। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। सिंपल सा पूछा गया था कौन से पोल्यूटेंट है। और जनरली ये पोल्यूटेंट आपको मिलेंगे जहां भी कोल का काम होगा, क्योंकि कोल बर्निंग से ही स्टील इंडस्ट्री यूज की जाती है, स्टील कोल का यूज किया जाता है काफी ज्यादा, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अवंती, गांधार, कौशल, मगध। भारत का अगर आप मैप देखें तो अवंती वाला रीजन यहाँ पड़ता है, ये उज्जैन वाला एमपी वाला जो रीजन है अवंती। गांधार है इधर अफगानिस्तान की तरफ। कौशल वाला रीजन पड़ेगा ये वाला, कौशल वाला रीजन, और इधर पड़ेगा मगध, बिहार वाला रीजन। इसका जो सही आंसर है वो है कौशल और मगध, 3 और 4 होगा, क्योंकि गांधार की तरफ कभी बुद्ध नहीं गए थे। 3 और 4, गांधार को अगर आप ऑड वन आउट करते हैं उसके बाद भी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 1, 3 एंड 4। क्यों न्यूज में था ये? इसका कारण था जापान फंडेड बुद्धिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट ड्रॉप्ड इन यूपी। बुद्धिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट काफी न्यूज में था। प्रोजेक्ट टू डेवलप बुद्धिस्ट सर्किट लॉन्च 17 जुलाई 2014 को ये लॉन्च किया गया था। बुद्धिस्ट सर्किट को लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। तो बुद्धिस्ट सर्किट की वजह से ही न्यूज में था। और बुद्धिस्ट सर्किट कैसे बनाया गया था कि बुद्ध से एसोसिएटेड जो जगह हैं उनको एक टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए। अब आप इसमें देख सकते हैं बुद्ध से एसोसिएट कितनी साइट है, लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु है, बोध गया है, सारनाथ है, राजगीर है, श्रावस्ती है, वैशाली है, कुशीनगर है। आप इसको पहुंच करके आराम से पढ़ सकते हैं, और इनमें लोकेशन दी गई है सारी चीजों की। अगर अभी देखें राजगृह, बोध गया मगध में, इधर ये कौशल वाला रीजन है, यहाँ पर कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है नेपाल में, इधर सारनाथ है, वैशाली है। ये 16 महाजनपद की लोकेशंस है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? इन चारों में से कोई एक ऐसे समुदाय हैं जो कि हर साल मंथ लॉन्ग पूरे एक महीने उनका इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सा चलता है उन कम्युनिटीज का, जिसमें वो क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, फ्रूट बेरिंग जो फल देने वाले पौधे हैं उनके प्लांट को लगाते हैं। अब ये पूछा गया कौन सी कम्युनिटी है? भूटिया, लेपचा, गोंड और कुरकू, इरुला, तोड़ा, सहरिया और अगरिया। इसका जो सही आंसर है वो है गोंड और कुरकू। गोंड और कुरकू जो ट्राइब्स हैं, गोंड, कोरकू, ये ट्राइब क्या करती है हर मानसून में, एवरी मानसून, हर मानसून में ये कहाँ पर पाई जाती है ट्राइब? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, हरदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये ट्राइब पाई जाती है। और हर मानसून में इनके यहाँ एक त्योहार होता है, इसका नाम है हरी जिरोथी। हरी जिरोथी। और ये जो फेस्टिवल होता है हरी ज्योति, ये पूरे एक महीने तक चलता है, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल होता है, जिसमें जो प्लांट सैपलिंग्स है, फ्रूट ट्रीज के, फल देने वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके प्लांट्स को लगाया जाता है। तो इसलिए ये इसका सही आंसर है गोंडोकुरु। साथ ही बात करें भूटिया और लेपचा की, तो भूटिया और लेपचा कहाँ की ट्राइब्स है? सिक्किम की। उसके बाद बात करें इरुला और तोड़ा, तो इरुला और तोड़ा है तमिलनाडु में, नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है, नीलगिरी में। और सहरिया और अगरिया ये मिलती हैं ट्राइब जनरली मध्य प्रदेश में भी, थोड़ा बहुत गुजरात और राजस्थान में भी।
क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज में रही थी ये ट्राइब्स, कुछ डिमांड वोटिंग राइट्स को लेकर न्यूज में रही थी, किस जगह से ये ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश सेलिब्रेट फेस्टिवल टू रिक्लेम फॉरेस्ट, इस वजह से, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द सेल टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग ए टूथपेस्ट इज ए। अगर आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उस पे जो सेल टैक्स आप देते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन दिए गए चार, क्या केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर होता है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित होता है, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु द्वारा संग्रहित, या राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। इसका जो सही आंसर है वो है डी। ये जो सेल टैक्स लगाया जाता है वो राज्य सरकार ही इम्पोज करती है और राज्य सरकार ही उसको कलेक्ट करती है। क्योंकि जो सेल टैक्स की बात की जाती है, सेल टैक्स ये इम्पोज किया जाता है सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर के अलावा, जो भी अखबार के अलावा जो भी गुड्स एंड गुड्स होती हैं उनके सेल ऑफ परचेज में ये टैक्स इम्पोज किया जाता है, सेल टैक्स। और जो कि किसको बिलोंग करता है? स्टेट को। कहाँ लिखा हुआ है? एंट्री 54 स्टेट लिस्ट में। लेकिन अब सब्स्यूम हो गया जीएसटी में, क्योंकि 2005 में आता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके बाद 2014 तक लगभग ऑल स्टेट्स में, दो तीन जगह छोड़ दी थी जैसे पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को छोड़ के 2014 तक वैट सारे स्टेट में लागू हो गया था। उसके बाद आता है जीएसटी, और ये न्यूज में इसलिए था 2011 में, आपको पता हो यूपीए गवर्नमेंट थी और 115th अमेंडमेंट बिल आया था, किसके लिए? जीएसटी के लिए। बहस हुई सदन में, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर इसको कमेटी को भेज दिया गया, और कमेटी की रिपोर्ट आती है 2013 में, और फाइनली 2014 में ये बिल लैप्स हो जाता है, और दोबारा से ये दो बिल 2015 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, और 2017 में जीएसटी लागू कर दिया जाता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी। और जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाते हैं बहुत सारे टैक्सेस, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, स्टेट वेट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब। जीएसटी आता है कौन से अमेंडमेंट से? 101, 101वां अमेंडमेंट। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी फाइनलाइज जीएसटी रिपोर्ट, बजट गवर्नमेंट रीलुक्स एट एक्साइज सर्विस टैक्स एग्जाम्पशन। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसलिए जनरली ये पूछ भी लिया जाता है। और सेल टैक्स के लिए ये, जब जो बहुत सारे टैक्स सब्स्यूम हुए थे उनमें से किसी एक को क्वेश्चन आना था, तो ज्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यूपीएससी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने से परहेज करता है। यूपीएससी बहुत सिंपल सी चीज पूछता है, बहुत ऊपरी सतही चीज पूछता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो जनरली क्या होता है, हम अपनी पूरी नॉलेज उसमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सतही बात यूपीएससी पूछता है, बहुत सतही। जोखिम पूंजी, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? ए शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, फंड प्रोवाइड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इनकरिंग लॉसेज। और एक है उद्योगों के प्रतिस्थापन नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां, फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्री। वेंचर कैपिटल की बात करें तो इसका सही आंसर है वो है ये बी, ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये एक तरीके की प्राइवेट इक्विटी होती है। वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये एक तरह की क्या होती है? प्राइवेट इक्विटी, एक तरीके की फाइनेंसिंग होती है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसमें? स्टार्टअप में, किसी कंपनी में। और कौन इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं। और इसको रिस्क कैपिटल बोला जाता है, रिस्क कैपिटल। क्योंकि जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल हाईटेक प्रोजेक्ट्स में जिनमें इन्वॉल्व रिस्क काफी ज्यादा होता है, वहां पर ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ज्यादा होगा, और इसी रिटर्न की आस में ये इन्वेस्ट करते हैं। और इसीलिए इनमें पोटेंशियल होता है हाई ग्रोथ का, उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में, उनमें ये इन्वेस्ट किया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा, वेंचर कैपिटल। तो नए उद्यमियों को लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड की जाती है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर कैपिटल, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बहुत सिंपल चीज पूछता है यूपीएससी, ज्यादा नहीं पूछता। ट्वेल्थ ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
एक बहुत सिंपल सी बात पूछिए, अगर आप 12th 5 ईयर प्लान देखें, ये रहा 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, साफ साफ ऊपर ही लिखा हुआ है, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ वॉल्यूम 1। ये थीम है 12th 5 ईयर प्लान की। यहाँ पूछा गया 12th 5 ईयर प्लान की मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये लो, सही आंसर यही है। क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि प्लानिंग कमीशन को उस समय जिसको क्या कह सकते हैं, रिप्लेस करने की, स्क्रैप करने की बात चल रही थी। नई नई सरकार आई थी, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में। और उसी समय आईयू के द्वारा क्वेश्चन किया गया था रिकमेंडेशन पे स्क्रैपिंग प्लानिंग कमीशन को लेके बात करें तो ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 था। और इसकी जो थीम थी वो थी फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्रतर धारणीय ज्यादा विकास, समावेशी विकास। और इसमें टारगेट रखा गया था ग्रोथ रेट का, वो था 8% का टारगेट इसमें रखा गया था। लेकिन 2015 में बनता है नीति आयोग, नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया जाता है। ये बनता है 1 जनवरी 2015 से। और किससे बनता है? कैबिनेट के रेजोल्यूशन से, कैबिनेट रेजोल्यूशन से। मई 2014 में, मई 2014 में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाती है, पीएम को। और रिपोर्ट में कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना है किसी और दूसरे कमीशन से। और फिर फाइनली 13 अगस्त 2014 को, 13 अगस्त 2014 को कैबिनेट के द्वारा स्क्रैप कर दिया जाता है, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये 13 अगस्त 2014 को हुआ था कैबिनेट का डिसीजन प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का, लेकिन ये काफी समय से न्यूज में चल रहा था। और इसीलिए प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड होने के कारण एक जो लास्ट 5 ईयर प्लान हो सकता था, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यूपीएससी इस तरह से काम करता है, जो चीज हो सकती है, होने वाली है, जो भी चर्चा में चल रही है, उससे रिलेटेड किसी चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको अवेयर रहना हर समय, करंट को पढ़ते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन से चालू खाता बनता है? आपको अगर याद होगा 2013 के पेपर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, और उसमें यूपीएससी ने पूछा था 2013 में कैपिटल अकाउंट के बारे में। और इस साल 2014 में पूछ लिया किसके बारे में? करंट अकाउंट के बारे में। ये करंट अकाउंट किसको, इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है चारों में से जिनमें से जिनकी वजह से करंट अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट होता है? अब करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट क्या होता है? ये जनरल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है किसी देश के निवासियों का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? दो तरीके के बैलेंस ऑफ पेमेंट में से दो अकाउंट निकलते हैं, एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट में आएगा आपका ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसमें विजिबल हो गया, जो गुड्स में होता है, एक हो गया इनविजिबल। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा हो गया, इन दोनों का जो बैलेंस निकल के आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो गया। विदेशी परिसंपत्तियां, एसडीआर, ये सब आते हैं कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह, तो ये आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, निवल मांग और सावधि देयताएं, ये समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू, ये जनरली न्यूज में आती रहती है, कभी कभी समाचार में। इनके प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता हो ना, कुछ भी, तब भी क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा पूछा गया है। आपने जितनी बार भी इकोनॉमी पढ़ा होगा, ये पर्टिकुलर वर्ड आपने पचासों बार पढ़ने में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं पूछा यूपीएससी ने। यूपीएससी चाहता था इसके अंदर की डिटेल पूछ सकता था, क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा है कि किस संदर्भ में, किसके संबंध में ये यूज किए जाते हैं? बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये सप्लाई एंड डिमांड। ऑब्वियस सी बात, कितना सिंपल क्वेश्चन था। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी अगर गलत होते हैं तो फिर क्या ही बोलना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं इजी मार्किंग क्वेश्चन है।
बात करें एमएसएफआर की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफआर 2011-12 में आरबीआई ने शुरू किया था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या थी? एक विंडो है ये बैंकों के लिए, फॉर बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, ताकि वो बोरो कर सके आप आरबीआई से, आरबीआई से वो पैसा बोरो कर सके। कब? जब इमरजेंसी हो, इमरजेंसी हो, ठीक है। और या बैंक के पास जो इंट्रा बैंक लिक्विडिटी होती है, बैंक के पास क्या होता है जनरली, बैंकों के पास डेली के खर्चे चलाने के पास उनके पैसे पैसे होते हैं, उनके पास डिपॉजिट आता है और विड्रॉल होता है, तो उसी तरह से उनका खर्चा चलता रहता है। और किसी दिन डिपॉजिट बहुत कम हो जाए और विड्रॉल बहुत ज्यादा होता है, तो बैंक के पास कैश की कमी हो जाती है। और जब कैश की कमी होती है तो बैंक क्या करते हैं, इंट्रा बैंक क्रेडिट करते हैं, दूसरे बैंक से मंगा लेते हैं कैश, ताकि, और फिर इस तरह से वो इंटर बैंक क्रेडिट चलता रहता है। लेकिन कई बार वो इंटर बैंक क्रेडिट भी नहीं हो पाता, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कैश बिल्कुल नहीं होता, तो आरबीआई से बोरो किया जाता है। इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट लगता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, वो जो ब्याज लगता है बैंकों के ऊपर, वो लगता है रेपो रेट से कुछ अधिक, रेपो रेट प्लस कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इस रेट को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और इसमें बोला गया है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे बैंक कितना बोरो कर सकता है, तो बैंक बोरो कर सकता है अप टू 1%, ऑफ देयर एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसका 1% बोरो किया जा सकता है। अब एनडीटीएल के बारे में अगर हम बात करें, तो जनरली क्या होता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, बैंक की कुछ डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होती है। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो एक तरह होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं, कि जो कि लंबे टाइम के लिए, आप 5 साल, 3 साल, 2 साल के लिए एफडी कराना जिसको बोलते हैं, तो ये डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होती है। और बैंक में जो आप पैसा जमा करा रहे हो, वो आपके लिए तो एसेट है कि आपने बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक को आपका पैसा देना है। बैंक किसी को लोन देगा तो वो बैंक के लिए एसेट में काउंट होता है, कि वो बैंक की एसेट है जो कि लोन के रूप में जारी है, जहां से इंटरेस्ट आएगा, जो बैंक के लिए मुनाफा है। तो ये लाइबिलिटीज होती है। अब इसमें एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, कि जो डिपॉजिट, जितनी भी उसकी बैंक की लाइबिलिटीज हैं, डिपॉजिट्स हैं, उसमें से बैंक के एसेट को माइनस कर दिया जाए, तो जो निकल के आता है वो है एनडीटीएल। और इस एनडीटीएल का अप टू 1%, 1% तक आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू बैंक आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? इसमें पूछा गया है कि जो ब्रांच लेस एरिया है, जहाँ पर ऐसे कुछ एरिया हैं देश में, कोई गांव हो सकते हैं, कोई छोटी जगह हो सकती है, जहाँ पे बैंकों की कोई ब्रांच नहीं है, ऐसे में जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट हैं, जिनको बैंक साथी कहा जाता है, इनके द्वारा कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं लाभार्थियों को? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। इट इनेबल द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ, कि वो विड्रॉ कर सकते हैं उनकी सब्सिडी को, सोशल सिक्योरिटी, उनके बेनिफिट को, उनको जो सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है, ये आप पीएम, अभी जैसे मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके इनको ड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है, इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी को धनराशि जमा करने और आहरण करने योग्य बनाती है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग नहीं है, ओबीसी बात है, वो बैंक अकाउंट जब ऑपरेट कर रहे हैं, जमा भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है। और ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है बैंक साथी के द्वारा। इसका सही आंसर है वो है सी। बैंक साथी की बात करें, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की बैंक साथी, तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, ये इनिशिएटिव 2006 में। और इसका मेन जो पर्पज था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, कि इसको बढ़ाया जाए, जो ब्रांचलेस एरिया है उन लोगों तक भी बैंकिंग को पहुंचाया जाए। अब कौन कौन बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट हो सकता है? तो इसमें आरबीआई की तरफ से आ गया, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, उसके अलावा जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर बैंक एम्प्लॉय हो या फिर रिटायर्ड टीचर हो, एक्स आर्मी मैन हो, सर्विस मैन हो, उसके अलावा किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, इसके अलावा कुछ एनजीओज हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो,
जो पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स होते हैं वो हो, ये सब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। और ये क्या काम करते हैं, रिटेल एजेंट होते हैं जो कि बैंक की तरफ से इंगेज किए जाते हैं ताकि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा सके, बैंकिंग सर्विस दी जा सके एट द डोर स्टेप, एट डोर स्टेप, कि उन ब्रांचलेस एरिया में जहाँ पे बैंकों की कोई ब्रांच नहीं है वहां पर जाकर ये बैंकिंग सर्विस दे सकें उन अनबैंक्ड लोगों को, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, वित्तीय समावेशन बढ़े। इसके लिए बैंकिंग साथी, बैंकिंग को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की बात की जाती है, और इसीलिए स्कीम आई थी। न्यूज में थे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट टू ऑफर माइक्रो इंश्योरेंस, हाउ कॉरेस्पॉन्डेंट टेक बैंकिंग टू रूरल इंडिया। जनरली पचासों बार न्यूज में रहते हैं, कहीं ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज आती रहती है, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, एक ठीक ठाक क्वेश्चन था। 50% ऑफ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट कैन मेक डू सेम मोल्ड बैंकिंग। कंटिन्यू कहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोई सारे न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना आप में, आपको साल भर में उसमें पचासों न्यूज दिख जाएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जिसपे यूपीएससी यूपीएससी कभी भी ऐसी न्यूज पे क्वेश्चन नहीं बनाता जो बिल्कुल रैंडम न्यूज है, एक्सेप्शन न्यूज है, किसी एक न्यूज़पेपर में आई है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है या जो बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से चर्चा में है, पिछले एक दो साल से कहीं डिस्कशन में है, तो उस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। जो कि तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो ही चीजें आपको पता लगेगी, या बिजनेस लाइन पढ़ोगे या द हिंदू पढ़ोगे, जो आप पढ़ते हो वो पढ़ो, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो और उसी को पढ़ते रहो। चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि उससे पीछे यूपीएससी कहाँ, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन दो कदम पीछे जाके पूछता है, उसके बैकग्राउंड पूछता है कि आप उसको कितना कनेक्ट कर सकते हो। और यूपीएससी की यही डिमांड रहती है कि एज ए डिप्लोमेट, एज ए ब्यूरोक्रेट, आप कितना ज्यादा लिंक कर सकते हो चीजों को। तो इसलिए उसी तरह से बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पज ऑफ स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि जो स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है उसके उद्देश्य क्या क्या है। पहला है केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित रखना, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी वोल्ट कैश रखने को बाध्य करना। इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा केवल एक, ए। आप ये बताइए, टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की वजह से बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को अपने एक्सेसिव प्रॉफिट को रोकने के लिए कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। आरबीआई या कोई भी संस्था ये नहीं चाहती कि बैंकों का प्रॉफिट कम हो। हाँ, वो चाहते हैं कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका नुकसान नहीं हो, बैंक प्रॉफिट कमाए, ठीक है। अगर बैंक ज्यादा सर्कुलेट करता है, बैंक ज्यादा काम कर रहा है, बैंक ज्यादा ऑपरेशंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये गलत हो जाता है। तीसरा, जैसे कि आप गलत करोगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 1 और 2 और 1। इसका मतलब 1 तो ठीक है। दूसरे की बात करें तो बैंकों में जनता की जमा राशि को सुरक्षित रखना, ये सही आंसर नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल ए। क्योंकि स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। लिक्विडिटी, जो तरलता को मैनेज करने के लिए मेनली। क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनको कहा जाता है कि ये रिजर्व रखें कुछ पैसा, रिजर्व्स इन ऑर्डर में हो, ठीक है, ताकि अकाउंट होल्डर के लिए सही सुविधा हो। उसके लिए आरबीआई सीआरआर निकालता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसके अलावा एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन जब क्या होता है, मनी सप्लाई कम करनी होती है आरबीआई को, तो आरबीआई रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, या मनी सप्लाई अगर बढ़ानी होती है तो रिजर्व रेशियो को कम कर देता है। और ये इनेबल करता है आरबीआई को किसके लिए? कि कंट्रोल कर सके नंबर ऑफ एडवांसेज बैंक कैन क्रिएट। तो टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेज बैंक कैन क्रिएट। तो यही इसका सही आंसर है। और रही बात पीपल की सेफ्टी की, तो पीपल के डिपॉजिट की, लोगों के डिपॉजिट बैंक में सेफ होंगे नहीं होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके लिए जो आरबीआई यूज करता है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसमें कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट निकाला जाता है उनकी लाइबिलिटीज का और एसेट का, बैंक की का। तो इसलिए पीपल की सेफ्टी के लिए जो एक्चुअली यूज किया जाता है वो है सीएआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और दूसरी बात, बैंक जो प्रिकॉशनरी रूप से इसको यूज करता है स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में ये कहना कि बैंक को एक्सेसिव प्रॉफिट करने से रोकना, ये कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और साथ ही
टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट बोल्ड कैश टू मेट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। बैंक की डे टू डे क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए बैंक को फोर्स नहीं करता आरबीआई। आरबीआई का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें लोगों की थोड़ी सी चिंता है और हमें इकोनॉमी को सही रखना है। उसके लिए हमें मनी सप्लाई को ठीक रखना है, और मनी सप्लाई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा। और मनी सप्लाई को कैसे कम करेगा, तो रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा कि ये बढ़ा दो, ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आरबीआई को ये डे टू डे बैंक का डे टू डे ऑपरेशन क्या है, इससे कोई खास मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है केवल एक। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही होते हैं और केवल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपका आंसर सही होंगे। आरबीआई इश्यू फाइनल गाइडलाइंस ऑन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये एक न्यूज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया है मूलतः किस देश में शुरू हुई? रिसेंटली a series of uprising people refer to as ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम। आपको लगेगा ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अगर 2014 में आप पेपर दे रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना, तो शायद में सीरियस सोचने वाली बात है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा न्यूज में था अरब स्प्रिंग। 2010 से लेके कंटिन्यूस न्यूज में था और आज तक न्यूज में है। इसका सही आंसर है वो है ट्यूनिशिया, डी। क्योंकि बात करें अरब स्प्रिंग की, अरब स्प्रिंग ये अरब कंट्रीज में शुरू हुआ था और स्प्रिंग में शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम अरब स्प्रिंग रख दिया। 2010 के आसपास ये शुरू हुआ था। और ये क्या था, एक तरह का प्रो डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अपराइजिंग शुरू हुई थी कि लोकतंत्र को, लोकतंत्र प्रो लोकतंत्र था। और ये शुरू हुआ था कहाँ पे, ट्यूनीशिया में। सबसे पहले शुरू हुआ था ट्यूनीशिया में, उसके बाद मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, बहरेन वगैरह अरब कंट्रीज में पहुंचा। और ये 2011, सॉरी स्प्रिंग ऑफ 2011 में शुरू हुआ था। बहुत टाइम से ट्यूनीशिया में करप्शन को लेके या फिर जो डेमोक्रेसी को क्रश किया जा रहा था, इमरजेंसी पावर्स का यूज किया जा रहा था, इस वजह से काफी दिक्कतें चल रही थी ट्यूनीशिया में। और इसी वजह से फिर एक दिन एक स्ट्रीट वेंडर जो कि मेनली सब्जी का काम करता था, सब्जी बेचने का, उसके ऊपर पुलिस की ज्यादती होती है, पुलिस के द्वारा उसकी सब्जियों को फेंक दिया जाता है, ऐसा कुछ एक इंसिडेंट होता है। और इसी इंसिडेंट के बाद फाइनली ये जो वेंडर होता है, स्ट्रीट वेंडर होता है, ये अपने आप को आग लगा लेता है, जिसकी वजह से सुसाइड कर लेता है। और इस वजह से ये जो काम होता है, ये स्ट्रीट वेंडर का ये काम करता है, जो इतने दिन से बहुत लोगों के अंदर एक जो गुबार भरा हुआ था उसको निकालने का। और उस वजह से वो जो शुरू होते हैं प्रोटेस्ट, उसके बाद वो कंटिन्यू चलते जाते हैं और पूरे अरब कंट्रीज को साथ ले लेते हैं। तो ये ट्यूनीशिया से शुरू होता है, ये ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया, मोरक्को, मोरिटानिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, बात करें सीरिया, इराक, ईरान, कई जगह तक पहुंचता है। तो अरब स्प्रिंग काफी फेमस था। और अब अरब स्प्रिंग के बाद जो एक नाम निकल के सामने आ रहा है वो है अरब विंटर। क्या बोलते हैं, अरब विंटर। ये वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि अरब स्प्रिंग के बाद ये हुआ था प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग के रूप में, लेकिन इसने इतनी ज्यादा एनार्की फैला दी, इतना ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि महम फैला दिया, इतना ज्यादा केओस हो गया। उस केओस की वजह से बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट थे, एक्सट्रीमिज्म थे, उन एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको सर उठाने का टाइम मिल गया। तो 2010 के बाद से इन पूरे रीजन में आपको देखने को मिलता है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। उसके अलावा मिलता है आपको जैसे आईएस का उदय हुआ, और सीरिया की सिविल वार, या फिर सूडान में सिविल वार जो चल रही है, यमन में, लीबिया में। तो ये अरब स्प्रिंग के बाद जो सारी चीज केओस शुरू हुआ, उस केओस की वजह से ये ऑथोरिटेरियनिज्म शुरू हुआ। और इसीलिए इसको इस अरब स्प्रिंग के बाद का जो टाइम है, इसको नाम दिया जाता है अरब विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूके, यूएसए। इनमें से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? अब इसमें आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आपको नहीं भी पता, पता हो तो बहुत ही बेस्ट है, पर नहीं भी पता है तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओगे कि ये वर्ल्ड का मैप है। आपको ये वर्ल्ड का मैप आपने पचासों बार देखा होगा। वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये यूएसए है, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। इधर हो गया ये यूरोप वाला रीजन, ये रशिया हो गया, इधर इंडिया भी आ जाता है। ये अफ्रीका वाला रीजन हो गया, ये वाला, ये इंडिया एशिया वगैरह हो गया। इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ये पता है ये वाला रीजन है आर्कटिक वाला, आर्कटिक व्रत वाला, आर्कटिक सर्किल वाला। तो आर्कटिक सर्किल में आप जो इसमें
सोच सकते हैं कि दो कंट्री का नाम आपके दिमाग में रहेगा कि दो कंट्री तो लगभग लगभग होंगी, क्योंकि इधर अलास्का वाला रीजन आता है यूएसए का, इधर रशिया का साइबेरिया वगैरह वाला रीजन आ गया। तो आपको दो कंट्री का नाम लगभग याद होगा कि आर्कटिक काउंसिल में कोई और हो ना हो। आप आर्कटिक काउंसिल को आर्कटिक सर्कल से जोड़ सकते हैं, या आर्कटिक सर्कल के आसपास के लिए कोई काउंसिल बनी होगी। अगर आपको बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं है तो अगर कॉमन सेंस से भी चले, और ये मैप आपने जनरली देखा होगा सबने, तो दो कंट्री आपके सामने हमेशा होंगे, जिसमें यूएसए रशिया। और जैसे ही आप इसमें यूएसए और रशिया देखेंगे तो यूएसए 5 पे, रशिया है 3 पे। 3 और 5, 1 2 3, 2 3 4, 1 4 5, 1 3 5, आंसर निकल के आएगा डी, और यही सही आंसर है। यूपीएससी नहीं जानना चाह रहा कि आपको डेनमार्क पता है, जापान पता है, यूके पता है। यूपीएससी सिंपल जानना चाह रहा है कि बहुत कॉमनली भी अगर देखा जाए, बिल्कुल आपको बहुत कम नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज भी होगी आपको इसके इस पूरे सीन की, तो भी आप इस आंसर को इजीली कर सकते हैं। यही तरीका होता है। और जो आर्कटिक काउंसिल की अगर हम बात करें तो आर्कटिक काउंसिल, ये आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक वृत्त के चारों तरफ जो कंट्री हैं इनसे मिलकर काउंसिल बनती है। और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि बनी थी 1996 में, ओटावा डिक्लेरेशन के तहत। ओटावा, ओटावा कहाँ है? कनाडा में। ओटावा डिक्लेरेशन के तहत ही बनी थी। और इनका काम था कि हम कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह को प्रमोट करेंगे आर्कटिक रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। तो ये आर्कटिक से जुड़ी जो कंट्री, 8 कंट्री है जो इसकी मेंबर है, जिसमें कौन कौन हो गया? एक हो गया कनाडा, एक हो गया यूएसए, एक हो गया डेनमार्क, एक हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और आइसलैंड। ये आइसलैंड। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर कंट्रीज है। और बात करें साथ में, 2011 में इनकी पहली बाइंडिंग ट्रीटी हुई थी आर्कटिक सर्च के लिए। और जो इसका ट्रीटी का हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है यहाँ पर नॉर्वे में। नॉर्वे में एक जगह है ट्रोंसो, ये इनका हेडक्वार्टर है। इनकी जो मीटिंग होती है आर्कटिक काउंसिल की, ये मीटिंग होती है 2 साल में एक बार, 2 ईयर्स में एक बार मीटिंग होती है। और इसी मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि किसको ऑब्जर्वर स्टेटस देना है, किसकी अपील पे विचार करना है। और जो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है जिन देशों को, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। भारत की बात करें तो अभी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जा चुका है 13 अधिक स्टेट्स को। और भारत को जो स्टेटस मिला था ऑब्जर्वर स्टेटस आर्कटिक काउंसिल का, वो मिला था 2013 में। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। इंडिया डेट विद आर्कटिक, इंडिया गेट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्राय समाचारों में आते हैं, रीजन ऑफन इन न्यूज, और कंट्री। अब ये क्वेश्चन देखिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इतना सिंपल कैच है इस क्वेश्चन में कि आप आराम से निकाल सकते हैं। चेचन्या, रशियन फेडरेशन, दारफुर माली, स्वात घाटी इराक, ये 3 नाम दिए गए। इनमें से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं, कौन से पेयर मैच कर रहे हैं, ये पूछा गया है। एक बार को हम देख लेते हैं इन चीजों के बारे में। पहले दारफुर की बात कर लें। दारफुर सूडान, ये सूडान का मैप है अफ्रीका में। ये रेड सी है, एरिट्रिया, इथोपिया। ये साउथ सूडान है, ये कोंगो है। ये व्हाइट नील आ रही है, जैसे ब्लू नील आती है इथोपिया से, इथोपियन हाईलैंड से। और ये व्हाइट नील आ रही है, दोनों जाके मिलके इजिप्ट से थ्रू होते हुए कहाँ पे गिरती है? मेडिटेरियन सी में। ये खार्तूम है। व्हाइट नील और ब्लू नील जहाँ मिलती है, खार्तूम है सूडान की राजधानी, यहीं पर ये दोनों नदी मिलती हैं। और ये सूडान का रीजन है, सूडान के वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में दारफुर वाला रीजन। दारफुर वाला रीजन न्यूज में था कंटिन्यू, नवंबर 26 2013, नवंबर 21 2013, दिसंबर 24 2013। क्योंकि दारफुर वार को लेकर, दारफुर वॉर, इसको लैंड क्रूजर वॉर भी बोलते हैं, लैंड क्रूजर वॉर। 2003 में ये शुरू हुआ था, 2003 में। जो अरब अफ्रीकन थे सूडान में, जो मेनली अरब अफ्रीकन थे, तो अरब अफ्रीकन, इसके अलावा गवर्नमेंट, इनकी प्राइवेट मिलिशिया, और इसके अगेंस्ट थे जो नॉन अरब थे, नॉन अरब, नॉन अरब अफ्रीकन। उसके अलावा कुछ रिवेल ग्रुप, प्रोटेस्टर वगैरह, इनके बीच में ये शुरू हुआ था 2003 से। ठीक है। और उसके बाद 2006 में पीस एग्रीमेंट होता है, फिर दोबारा से बढ़ता है, 2011 में दोबारा वायलेंस होती है, 12 में दोबारा पीस साइन होता है। तो ये कंटिन्यू चलता रहा, और आज 19 तक भी, 21 में भी अभी जाके भी कंटिन्यू चल रहा है। जो सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, इसकी वजह से अभी भी इनमें कोई फाइनली पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। होता है फिर खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये कंटिन्यू न्यूज में था दारफुर। नेक्स्ट है चेचन्या।
चेचन्या की अगर हम बात करें तो चेचन्या कहाँ है, ये वाला रीजन रशिया का, जहाँ पे इधर जॉर्जिया से बाउंड्री लग जाती है, इधर ये आर्मेनिया आ गया, इधर अजरबेनिया अजरबैजान आ गया। तो ये वाला जो रीजन है कैस्पियन सी के बीच में, तो ये है चेचन्या वाला रीजन। और चेचन्या क्यों न्यूज में है, क्योंकि उस टाइम जो जनरल न्यूज में था, क्योंकि चेचन्या, ये वाला चेचन्या रीजन हो गया, चेचन्या के ऊपर है ये वाला बोलोग्राड, बोल्गोग्राड, यहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी। और ये बॉम्बिंग में नाम चेचन रिबेल्स का आ रहा था। चेचन रिबेल्स का रशिया से हमेशा से हो रहा है। अगर हम पिछली हिस्ट्री में ना भी जाएं तो 91 से अगर हम देखते हैं, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, और उसके बाद इन्होंने चेचन जो जगह चेचन था, इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और उसके बाद 1994 से 96 और फिर 1999 से 2000, ये दो बार चेचन वॉर हुई, रशिया ने दोबारा से आक्रमण किया, इनको वॉर की। 2007 से 17, ये वो जो टाइम था, 2007 से 2017, ये जो टाइम था, ये वो टाइम था जब इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी बढ़ी इधर चेचन्या में। और ये कंटिन्यू न्यूज में था अभी तक। उसके बाद उस समय जो न्यूज में था उसका कारण था, ये जनवरी 2014 में वोल्गोग्राड में बॉम्बिंग हुई थी, और बॉम्बिंग में 20-30 लोग मरे थे। अप्रैल 23 2013, चेचन रिबेल्स डिनाई रोल इन बॉम्बिंग, मतलब कंटिन्यू न्यूज में था, इसलिए ये पूछा गया था। तीसरा था स्वात वैली। स्वात वैली की अगर हम बात करें तो स्वात वैली ये वाला रीजन है, पाकिस्तान का ये वाला रीजन स्वात वैली, अगर आप देख सकते हैं। और स्वात वैली क्यों न्यूज में था, बिकॉज ऑफ मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई क्या करती थी, ये बीबीसी उर्दू, इसके लिए ब्लॉग लिखती थी 2009 से। और 2009 से ही एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन राहा ए रोस्त, जो कि पाकिस्तान के द्वारा चल रहा था, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो तहलीक तालिबान पार्टी है उसके, जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके अगेंस्ट चल रहा था, क्योंकि उनकी मिलिट्री इंसर्जेंसी चलती थी, इस वजह से। और इसी को लेकर बीबीसी उर्दू में कई आर्टिकल लिखती थी, ब्लॉग लिखती थी मलाला यूसुफ जी। और 2012 में, अक्टूबर 2012 में इनके ऊपर अटैक होता है तालिबान के द्वारा, इनको मारने की कोशिश की जाती है, ये बच जाती हैं, फिर फाइनली काफी ज्यादा फेमस हो जाती हैं। ये मलाला फंड बनाती हैं बाद में, इनका ब्रिटेन में इलाज होता है। उसके बाद 2013 में इनकी किताब आती है, आई एम मलाला। 2014 में दिसंबर में इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, अकेला सत्यार्थी के साथ ज्वाइंट। अब यूपीएससी इसमें एक चीज चाह रहा है आपसे, आपको चेचन्या नहीं पता कोई बात नहीं, आपको दारफुर नहीं पता कोई बात नहीं, पर आपको स्वात वैली पता होना चाहिए कि स्वात वैली पाकिस्तान में है। चेचन्या दारफुर मान ले सकते हैं कि आप दूर है, आपको हो सकता है नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। नहीं पता ठीक है। यूपीएससी जानना चाह रहा है, आपको एटलीस्ट स्वात वैली पता होना चाहिए, क्योंकि स्वात वैली कहीं दूर नहीं है, स्वात वैली ये पाकिस्तान में है। और आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है कि एक लड़की के ऊपर जो रातों रात स्टार बन जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की एक मशाल बन जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। और 2014 में नोबेल मिलता है, 2013 में बुक आती है, स्वात वैली काफी न्यूज में रहा था, कंटिन्यूअसली न्यूज में रहा था, 2012 में जब इनका अटैक हुआ तब से लेकर और 2014 तक, 15 तक कंटिन्यू न्यूज में था। और इतनी बार स्वात वैली पढ़ा होगा, तब भी अगर आपको स्वात वैली नहीं पता कि वो पाकिस्तान में है, इराक में नहीं है, तीसरे को आप गलत करते हो ना, वन आंसर निकल के आता है, ओनली वन, और यही आंसर था। तो यूपीएससी इस लेवल पे जाता है, यूपीएससी बहुत ही कम आपको परेशान करने की कोशिश करता है। यूपीएससी जाता है आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज तो हो, चेचन्या नहीं पता नो प्रॉब्लम, दारफुर नहीं पता नो प्रॉब्लम, पर यू एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट नो स्वात वैली। तो ये यूपीएससी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अग्नि 4 मिसाइल के लिए पूछा गया है, अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में, विच विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तीन स्टेटमेंट दिए गए। ये धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 70 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर अवे। ये एक टन नाभिक की वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है। सबसे पहले तो इसको गलत करिए, जो 7500 किलोमीटर की रेंज कहाँ से होगी, 7500 किलोमीटर जो अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, उनकी रेंज है। तो ये होगा नहीं अग्नि 4 में। तीसरे को आप गलत कीजिए, आंसर आपको तब भी निकल के आ जाएगा 1। केवल यही जानना चाह रहा था कि 70, आप ये बेसिक तो जाने कि अग्नि 4 की इतनी रेंज नहीं है कम से कम। और आपने न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना सा पढ़ा हो ना, जब अग्नि 4 ये न्यूज़ ये पूछा क्यों गया था, जनवरी 2014 की न्यूज़ है, अग्नि 4 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर। इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोग्राम रिसीव्ड ए बूस्ट ऑन मंडे व्हेन इट्स अग्नि 4 ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल। पहला स्टेटमेंट आंसर उठाया, ठीक।
विद ए रेंज ऑफ अबाउट 4000 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से उठाया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। इट इज ए स्ट्रेटेजिक मिसाइल विच कैन कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड weighing 1 ton। ये लो एक स्टेटमेंट यहाँ से उठाया। द डीआरडीओ which developed the missile did the test firing. This was the third success in row for Agni 4. Its first success came in November 2011 and the second in September 2012। तो 11 में 12 में और फिर फाइनली 14 में कंटिन्यू न्यूज में था इतने टाइम से। तो क्वेश्चन पूछना बनता है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जिसको आप इसी स्टेटमेंट को गलत करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी सी बात है, सरफेस टू सरफेस मारने वाली मिसाइल है। दूसरा गलत हो जाता है क्योंकि ये लिक्विड प्रोपेलेंट से फ्यूल नहीं है। ठीक है, टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन वाली मिसाइल है, टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन। ठीक है। और अग्नि मिसाइल्स की और बात करें तो ये अग्नि मिसाइल शुरू की गई थी मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज इनकी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसमें लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल केपेबल हो, सरफेस टू सरफेस हो। बात करें अग्नि फर्स्ट की तो अग्नि फर्स्ट जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज होती है 700 से 1200 किलोमीटर। सेकंड है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सेकंड, जिसकी रेंज है 2000 से लेके 3500। उसके बाद है अग्नि थर्ड जो कि है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज हो गई 3000 से लेके 5000 तक। उसके बाद होती है अग्नि फोर वो भी IRBM है, इसकी रेंज हो गई लगभग 3500 से लेके 4000 तक, जिसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद है अग्नि फिफ्थ, इसकी ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी रेंज होगी 7 से लेके 8K तक। उसके बाद है अग्नि सिक्स जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, ये भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज बताई जा रही है 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक होगी। और एक है अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज बताई जा रही है लगभग 1000 से लेके 2000 तक। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कोयला संस्तर मेथेन और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस। इसमें दो ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कोयला संस्तर मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है। कोलबेड मेथेन इज द प्योर मेथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम्स व्हाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अपसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है भारत में कोयला संस्तर मेथेन स्रोत बहुतायत में किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था क्यों, केम्बे प्रोजेक्ट पुट्स गुजरात ऑन ग्लोबल शेल गैस मैप, क्योंकि गुजरात में शेल गैस के मैप मिले थे। उसके बाद से सस्पेंड कोल बेड मेथेन प्रोजेक्ट, ये जयललिता का एक न्यूज थी। श्रीमती जयललिता जो कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, इनके द्वारा जो कोलवेट मिशन प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने की बात की गई थी कि इससे अगर फार्मर्स को दिक्कत होती है तो हम इसको प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। कोल इंडिया ने PPP मॉडल में चले गए थे कि हम गैस प्रोड्यूस करेंगे कोलवेट से। न्यू कोलवेट मिथेन पॉलिसी अनवील करने की बात की जा रही थी जुलाई 2013 में। ये दिसंबर 2013 की न्यूज है। उसके बाद ये न्यूज है 27 नवंबर 2013 की, ये न्यूज है जुलाई 2013 की। तो कंटिन्यूअसली न्यूज में था कोलवेट मिथेन और सेल गैस, इसीलिए से पूछा गया था। तो ऑब्वियस बात है ये गलत है कि सेल वे गैस के स्रोत नहीं पाए गए थे और ये भी गलत है। इसका जो आंसर है वो है डी। ये क्यों गलत है पहले वाला। कोलवेट अगर मिथेन की बात करें, कोलवेट मिथेन ये नॉन कन्वेंशनल है, मेजर सोर्स है नेचुरल गैस का। और किससे प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल सीम से। उसके बाद शेल गैस की बात करें, शेल गैस तो शेल गैस नेचुरल गैस है और ये शेल फॉर्मेशन में ट्रैप्ड होती है, शेल फॉर्मेशंस में ट्रैप्ड रहती है जो कि फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री परतदार जो रोक होती हैं, फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो परतदार चट्टानें होती है उनके बीच में ये शेल फॉर्मेशन में ये ट्रैप्ड होती है जिसमें से इसको निकाला जाता है। और शेल गैस में क्या मिलता है, मीथेन होती है, इसमें प्रोपेन होता है, इसमें ब्यूटेन होता है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें नाइट्रोजन मिलेगा आपको, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेंगे आपको।
इसीलिए ये उसमें लिखा गया था केवल कि उसमें ओनली प्रोपेन ब्यूटेन मिलता है, नहीं वो गलत हो जाता है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत था। और इंडिया में जो 6 एरियाज हैं शेल गैस के लिए, 6 एरियाज फॉर शेल गैस इंडिया में, इंडिया शेल। तो 6 एरिया कौन कौन से हैं? एक है आपका केम्बे, केम्बे की खाड़ी, खंबाती खाड़ी इसको कह सकते हैं, गुजरात। दूसरा हो गया असम में, असम अराकान। तीसरा हो गया गोंडवाना, क्योंकि यहाँ पे कोल मिलता है। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया ईस्ट में। उसके अलावा हो गया कावेरी बेसिन। उसके अलावा हो गया इंडो गंगा बेसिन। इस तरह से ये 6 एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांगपा कम्युनिटी के बारे में पूछा गया, चांगपा कम्युनिटी कहाँ रहती है? तो ये मुख्यतः उत्तराखंड में रहने वाले हैं। दूसरा है अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही आंसर है वो है 2 3, क्योंकि एक गलत हो जाता है क्योंकि वो उत्तराखंड में नहीं रहते। ये लद्दाख की कम्युनिटी है, लद्दाख चांगपा कम्युनिटी। और ये सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है। इनके पास एक बकरी पालते हैं जिसका नाम है कश्मीर, कैश्मीर बकरी। ठीक है, जिसमें मिलता पश्मीना शॉल। ठीक है, इनको इनका दूसरा नाम भी चांगथा भी बोल सकते हैं, चांगथा, चांगरा, चांगरा गोट्स। और इनसे क्या निकलता है? पश्मीना फाइबर, जिनसे बनाई जाती है शॉल। 1989 में इन चांगथा कम्युनिटी को 1989 में एसटी डिक्लेयर किया गया था, शेड्यूल ट्राइब में डिक्लेयर किया गया था। ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है और ये वो चांगथा जो चांगरा गोट्स हैं, जिनको कश्मीर गोट बोलते हैं, जिनसे ये पश्मीना शॉल निकाला जाता है। काफी ज्यादा न्यूज में था। उस समय न्यूज में था 2012 में नूरी जो वर्ल्ड की पहली पश्मीना गोट क्लोन थी। जम्मू कश्मीर बीफ्स प्लान टू सेव पश्मीना, जीआई मार्क फॉर हैंडबूम पश्मीना सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में ग्वार, क्लस्टर बीन जिसको बोलते हैं, का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दूसरा है इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रति हिस्टामिन गुणधर्म होता है। और फाइनल है ये उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत। इसका सही आंसर है वो है बी। फिर क्लस्टर बीन की अगर हम बात करें, क्लस्टर बीन जो कि हम गुआर बोलते हैं, नेटिव है एक तो इंडिया का, सबसे पहली बात। दूसरा कहाँ पे पैदा होता है? ड्राई, वार्म, जो गर्म प्रदेश हैं, सूखे प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, एरिड रीजन है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। और कौन कौन सा है ऐसा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर ये भारी मात्रा में होता है। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्वार का। और इसी ग्वार से निकलता है गम, गोंद निकलता है, इसको बोलते हैं ग्वार गम। और ये ग्वार गम कहाँ से निकलता है? ग्वार के सीड से, बीजों से। और इसी ग्वार गम का यूज किया जाता है किसमें? यूज इन जो शेल गैस का एक्सट्रैक्शन करना होता है, क्योंकि हमने भी शेल गैस के बारे में पढ़ा कि शेल गैस क्या होता है, वो सेडिमेंट्री जो परतदार चट्टानें होती है उनमें ट्रैप्ड होती है अंदर। तो उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए गुआर गम डाला जाता है। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के, सेल गैस को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और शेल गैस न्यूज में था इसलिए गुआर गम न्यूज में था, इसकी वजह से निर्मित गैस कौन सेल गैस के निष्कर्षण प्रयुक्त होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। लाइक वेजिटेबल प्रोडक्ट ड्रीम्स ऑफ गुआर रिचेस फेड इन राजस्थान, तो ये कंटिन्यू न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में कल से दोबारा। जल्दी हम इन पीवाईक्यूज को कंप्लीट करते हैं। पीवाईक्यूज आप भी देखते रहिए, डेली पीवाईक्यूज देखिए, 2 4 क्वेश्चन अपने टेबल पे प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर रखिए और पीवाईक्यूज जरूर देखते रहिए। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।